वी हैव अचीव्ड अ न्यू हाइट। टॉप 10 रैंक में हमसे क्यूईपी में जो एनरोल्ड बच्चे थे उनकी रैंक आई है 2, 5 एंड 6। मतलब एक इंडिविजुअल कोर्स जिसमें हम वीडियो क्लासेस, ब्रेनस्टॉर्मिंग, थीम्स पढ़ाता हूं मैं, प्लस टेस्ट सीरीज का कंपोनेंट है उसके अंदर, प्लस मेंटरशिप का एक इनिशिएटिव है। उस कोर्स ने इस बार टॉप 10 में ऑल इंडिया 3 रैंक्स क्यूपी का प्रोग्राम है वो नया 2027 के लिए एक लॉन्च कर रहा हूं मैं। इसके अंदर हम 4 फेजेस में आपको हेल्प करेंगे आंसर राइटिंग के लिए। यू नीड टू इंक्रीज फ्रॉम 350 टू 450 इन फेजेस। आज मैं आपके साथ ये टॉपर्स की कॉपी भी शेयर करूंगा। जीनिया की कॉपी देख लेते हैं अपन। तो जीनिया ने क्या लिखा था, ये एग्जाम्पल, ये स्ट्रक्चर कैसे आ रहा है, ये भी हम आपके साथ में डिस्कस करने वाले हैं। मीनल के आंसर्स काफी अच्छे थे, तो इनकी आंसर कॉपी में आंसर्स कैसे लिखते थे, कैसे किस वे में डायग्राम्स बनाने होते हैं, कितने पॉइंट्स बनाने होते हैं, कैसे एग्जाम्पल्स लिखने होते हैं, कैसे माइक्रो डायग्राम्स बनाने हैं, आप कैसे ये फॉर्मूलाज का जो वैल्यू एडिशन बच्चे आजकल करने लगे हैं, ये आपको इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। जीनिया है बच्ची लास्ट ईयर, वैसे ही प्राची है। प्राची तो हमारे ऑफलाइन बैच की बच्ची थी। वसीम ने काफी साल से हमारे साथ कनेक्टेड रहे हैं। ये उस बैच के बच्चे हैं जिन्होंने पिछली बार मेंस नहीं पास हो पाने की वजह से हमसे एसोसिएट हुए थे। लास्ट ईयर दिसंबर के अंदर हमने एक डेडिकेटेड बैच लॉन्च किया था सिर्फ उन बच्चों के लिए जिनका मेंस पास नहीं हुआ था। तो उस बैच में से 5 बच्चे इस बार सेलेक्ट हुए हैं या रैंक इंप्रूवमेंट किया है उन्होंने। लास्ट ईयर की अगर मैं बात करूं तो हर्षिता जैसे बच्चा था वो क्यूईपी और टीईपी वाज अ वाइडर प्लेटफॉर्म इन विच क्यूईपी वाज अ सब कंपोनेंट। वो भी क्यूईपी से ही इनिशिएटेड बच्चे रहे और इससे पहले भी बहुत सारे टॉपर्स ने क्यूईपी का यूज किया है। हाय बच्चों, नमस्कार, कैसे हैं आप? सो क्वालिटी एनरिचमेंट प्रोग्राम QEP is one of my initiative which I am running from last 7 years, which has given toppers in hundreds. This year we have achieved a new height. Top 10 रैंक में हमसे QEP में जो एनरोल्ड बच्चे थे उनकी रैंक आई है 2, 5 एंड 6। मतलब एक इंडिविजुअल कोर्स जिसमें हम वीडियो क्लासेस, ब्रेनस्टॉर्मिंग, थीम्स पढ़ाता हूं मैं, प्लस टेस्ट सीरीज का कंपोनेंट है उसके अंदर, प्लस मेंटरशिप का एक इनिशिएटिव है। तो ये तीनों चारों चीजें जिस कोर्स के अंदर जाती हैं, उस कोर्स ने इस बार टॉप 10 में ऑल इंडिया 3 रैंक्स दिए हैं। जैसा मैंने आपको बोला, वी वर्क विद द गवर्नमेंट इन विच द गवर्नमेंट आस्क्ड अस टू प्रोवाइड क्वालिटी एनरिचमेंट प्रोग्राम टू देयर स्टूडेंट्स दिस ईयर बिटवीन प्रीलिम्स एंड मेंस, which help those candidates to clear this exam, from which we have already rank 2. Then we have Ishan, already rank 5. ईशान वॉज रैंक इम्प्रूवमेंट स्टूडेंट, पहले भी हमारा स्टूडेंट रहा है, वो IRS थे। इस बार उन्होंने प्री और मेंस के बीच में रैंक इम्प्रूवमेंट के लिए QEP लिया था एंड ही गॉट ऑल इंडिया रैंक 5। सिमिलरली वी हैव जीनिया, लास्ट ईयर शी फेच्ड रैंक 156। लास्ट ईयर वो QEP के स्टूडेंट थे, उन्होंने लास्ट ईयर भी QEP की क्लासेस ली थी, टेस्ट सीरीज लिखी थी। इस बार सिर्फ टेस्ट सीरीज लिखी थी QEP की नॉलेज को इम्प्लीमेंट करने के लिए। मुझसे मिले थे, आंसर राइटिंग हुआ था, मैंने कुछ फीडबैक दिया था, उनकी कुछ कॉपी डिस्कस करेंगे। सो दिस इज व्हाट द क्वालिटी ऑफ QEP इज। थोड़ा सिंसियर और डिसिप्लिन डिमांड करता है, बट अगर ये डिसिप्लिन और डिमांड एक्सपेक्ट करके आप UPSC के टॉप 10 रैंक में 3 कैंडिडेट्स दे पा रहे हो जिन्होंने QEP पढ़ा है, तो इसका मतलब QEP कैन हेल्प यू टू इंक्रीज योर स्कोर ऑफ GS एज वेल एज essay। लास्ट ईयर की अगर मैं बात करूं तो हर्षिता जैसे बच्चा था वो QEP और टीईपी वाज अ वाइडर प्लेटफॉर्म इन विच QEP वाज अ सब कंपोनेंट। वो भी QEP से ही इनिशिएटेड बच्चे रहे और इससे पहले भी बहुत सारे टॉपर्स ने QEP का यूज किया है। एट प्रेजेंट में जो QEP का प्रोग्राम है वो नया 2027 के लिए एक लॉन्च कर रहा हूं मैं। इसके अंदर हम 4 फेजेस में आपको हेल्प करेंगे आंसर राइटिंग के लिए। उससे पहले क्योंकि थोड़ा बहुत पुराने कैंडिडेट्स का, पुराने टॉपर्स का थोड़ी भीड़ चाल चल गई है मार्केट के अंदर कि हर कोई थोड़ा, जिसमें पुराने बच्चों को आपको बताना पड़ता है कि हाँ ये QEP से पढ़े हुए हैं या रेस्पेक्टिव कोर्सेज से पढ़े हुए हैं। यूजुअली जो चैट्स होते हैं वो पर्सनल मैसेजेस होते हैं, तो हमें अवॉइड करना चाहिए। कभी कभार जो जेनरिक चैट होती हैं वो हम बता पाते हैं ताकि आपको पता हो कि कितनी हेल्प रहती है या कितनी मेहनत करनी होती है प्रिपरेशन के दौरान। तो अगर मैं यहाँ से शुरू करूँ तो जैसे जीनिया है बच्ची लास्ट ईयर, वैसे ही प्राची है। प्राची तो हमारे ऑफलाइन बैच की बच्ची थी, फर्स्ट सीट पे बैठता था। उसके तो कॉपीज में अंडरलाइनिंग भी अगर आप देखेंगे तो मिल जाएगा उसको कि किस लेवल पे आंसर राइटिंग शुरू कैसे करते हैं वहां से।
देन वी हैव वसीम। वसीम ने काफ़ी साल से हमारे साथ कनेक्टेड रहे हैं, ये लास्ट ईयर इनको IRS मिला था। सो वी हैव अमन फ्रॉम चंडीगढ़। अमन भी इस बार हमारे पास में, ये उस बैच के बच्चे हैं जिन्होंने पिछली बार मेंस नहीं पास हो पाने की वजह से हमसे एसोसिएट हुए थे। लास्ट ईयर दिसंबर के अंदर हमने एक डेडिकेटेड बैच लॉन्च किया था सिर्फ उन बच्चों के लिए जिनका मेंस पास नहीं हुआ था। तो उस बैच में से 5 बच्चे इस बार सेलेक्ट हुए हैं या रैंक इंप्रूवमेंट किया है उन्होंने, उनमें से अमन एक है। देन वी हैव डॉक्टर सूरज। डॉक्टर सूरज वाज अवर टारगेट 500 बैच के एक स्टूडेंट थे जिन्होंने इस बार में हमारे साथ में मेंस लिखा था, यूपी लिखा था, यूपीएससी लिखा है, अच्छे नंबर भी आए हैं उनके जीएस में 433। सिमिलरली पुराने वसीम, जैसे मैं बता रहा था आपको, ही फैच 443 मार्क्स इन जीएस। तो काफ़ी अच्छा जीएस का स्कोर। ये हर्षिता बच्ची हैं लास्ट ईयर की। ये मेधा आनंद है। मेधा आनंद जो बच्चे हैं उनको मैं बार बार रेफर करता हूँ बिकॉज उनके मार्क्स इंक्रीज हुए थे ऑलमोस्ट 360 से 463, 350, 350 समथिंग मार्क्स थे उनके। तो 112, 115, 110 मार्क्स का गेन कैसे करना होता है वो आप मेधा जैसे बच्चों से सीख सकते हो। देन वी हैव शिविन। शिविन तो राइट नाउ इज वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ सारथी IAS, बट शिविन वाज एसोसिएटेड विद अस फॉर QEP क्लासेस। आप उन्होंने भी अपने प्लेटफॉर्म पे बताया है कि वो QEP में मेरे स्टूडेंट रहे हैं। उन्होंने 2 बार QEP लिया है, वहाँ से आंसर राइटिंग सीखा है। सिमिलरली वी हैव ईरम ऑल्सो लास्ट ईयर रैंक 40। वो भी मतलब इनका ये सेकंड सिलेक्शन था, पहले उनका सिलेक्शन था, तब भी वो हमसे QEP में एसोसिएटेड थे, फिर आंसर राइटिंग में एसोसिएटेड थे। बहुत सारे बच्चे रहे हैं जिन्होंने QEP को हेल्प। फर्स्ट अटेम्प्ट में ये बच्चा IAS बना था। ही इज द यंगेस्ट IAS ऑफ इंडिया, मृदुल शिवहरे। बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने, ये लास्ट अटेम्प्ट में बच्चे हैं जिन्होंने 6th अटेम्प्ट में ऑल इंडिया रैंक 11 लिया था। एनीवेज दिस लिस्ट इज अनलिमिटेड। बताने का ऑब्जेक्टिव सिर्फ ये था कि इन बहुत सारे टॉपर्स में कुछ कॉमन है, और वो कॉमन क्या है कि आपको आंसर राइटिंग करनी पड़ेगी। देखिए अभी GS के अंदर अगर आप पास होना चाहते हैं, मतलब अगर IAS बनना चाहते हैं, आई डोंट थिंक सो एनीबडी हु इज गिविंग दिस एग्जाम वांट्स टू गो अदर देन IAS, IPS या IFS। मुझे नहीं लगता इन 3 सर्विसेज के अलावा आप कुछ टारगेट करते हैं, यूजुअली ऐसा नहीं होता है। तो अगर आपको IAS, IPS भी बहुत रेयर है, 2, 4, 5% बच्चे होंगे हु टारगेट्स एक्चुअली फॉर IPS। तो IAS, IPS या IFS अगर आपको फेच करना है तो आपका GS का स्कोर 420, 430 के आसपास में होना चाहिए। बिकॉज जो रिमेनिंग 2-3 पेपर हैं, जैसे कि एक एस्से का पेपर है, एक ऑप्शनल है और एक इंटरव्यू है, उसमें से कभी कभार एक पेपर नीचे हो जाता है। तो आइडियली योर टारगेट फॉर GS शुड बी 430, 440, 450 के आसपास में इफ यू नीड एश्योर IAS या IFS की सर्विसेज। तो जैसा अगर हम देखेंगे कि आंसर राइटिंग इंप्रूव कैसे होता है, तो आंसर राइटिंग इंप्रूवमेंट में आप सबसे पहले एक नंबर लाते हैं GS 1 2 3 4 मिला के, जिसको मैं कहता हूं 350 का स्कोर। वंस यू अचीव द 350 स्कोर इज इजी, ट्रस्ट मी। इफ यू हैव टेकन एनी फाउंडेशन की क्लासेस या खुद से पढ़ाई की है, तो आप 350 लाना इज रिलेटिवली इजी। 350 के आसपास में आ जाता है नंबर। बट 350 से 450 अचानक नहीं आएगा। You need to increase from 350 to 450 in phases. It means 350 to 400 लाने के लिए आपको 2 पेपर बहुत अच्छे करने पड़ेंगे। You can focus upon GS पेपर 1 और 2 और 3 और 4। ऐसा नहीं हो सकता है कि अचानक आप 350 ला रहे हो और फिर आप 450 ले आएंगे। वेरी चैलेंजिंग, क्योंकि ये फेजेस में मार्क्स आते हैं, तो आपको कुछ इनपुट देना पड़ेगा। नेट फ्रॉम 350 टू 400 लाना है तो क्या इनपुट देना है। आज मैं आपके साथ ये टॉपर्स की कॉपी भी शेयर करूंगा कि कैसे जीनिया की आंसर राइटिंग कैसे थी। अगर मैं देखूं यहाँ किसी बच्चे की, तो चलो जैसे जीनिया की कॉपी देख लेते हैं अपन। तो जीनिया ने क्या लिखा था, ये एग्जाम्पल, ये स्ट्रक्चर कैसे आ रहा है, ये भी हम आपके साथ में डिस्कस करने वाले हैं। सिमिलरली 2-4 और टॉपर अगर मैं देखूं, जैसे मीनल के आंसर्स काफी अच्छे थे, तो इनकी आंसर कॉपी में आंसर्स कैसे लिखते थे, कैसे किस वे में डायग्राम्स बनाने होते हैं, कितने पॉइंट्स बनाने होते हैं, कैसे एग्जाम्पल्स लिखने होते हैं, कैसे माइक्रो डायग्राम्स बनाने हैं आप, कैसे ये फॉर्मूलाज का जो वैल्यू एडिशन बच्चे आजकल करने लगे हैं, ये आपको इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। अगर मैं जीनिया की कॉपी में देखूं तो नीचे जाके जैसे ये कुछ कुछ फॉर्मूलाज का कंपोनेंट आपको ऐड करना पड़ेगा। सो दिस इज समथिंग न्यू विच वी नीड टू ऐड इन योर आंसर राइटिंग। या कुछ 1-2 बच्चे और की आंसर और टॉपर्स की कॉपी में देखूं तो ये नए डायग्राम्स, नए ग्राफ किस तरीके से हैं, ये सब आपको ऐड करना पड़ेगा। इन टॉपर्स की कॉपी हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, यू कैन गो एंड डाउनलोड फ्रॉम देयर। नाउ कमिंग बैक टू दिस फेजेस ऑफ UPSC आंसर राइटिंग। देखिए एक आंसर राइटिंग कैसे करना है, क्या सिखाना है, वो वाला फेज मुझे बहुत अच्छे से आता है फॉर्चुनेटली ओवर द पीरियड।
एक्सपीरियंस हो गया है। आई स्टार्टेड द IASF फ्रॉम 2018 ऑनवर्ड्स, जब फर्स्ट बैच में ऋतिका जिंदल नाम के एक बच्चे थे, वहाँ से स्टार्ट हुआ था, या फिर सृष्टि जैन देशमुख थे, वो भी उसी बैच के बच्चे, सब फर्स्ट बैच में हमारे साथ QP में एसोसिएटेड थे। कमिंग बैक टू दिस, देखिए आपकी आंसर राइटिंग 2027 तक में 4 फेजेस में इंप्रूव करा सकता हूँ। 4 फेजेस लगेंगे। पहला फेज होता है जब फाउंडेशन आंसर राइटिंग आपको सीखनी होती है। व्हेन आई से फाउंडेशन आंसर राइटिंग, उसका मतलब ये होता है कि बेसिक हाइजीन फैक्टर्स। बेसिक हाइजीन का मतलब ये है कि मान लो ये आपकी आंसर कॉपी है, तो पैराग्राफ वाइज लिखना है, पॉइंट वाइज लिखना है, व्हाट शुड बी द आइडियल लेंथ ऑफ इंट्रोडक्शन, which type of introduction should be there, whether we can have definition based introduction, what a conclusion means, what are the concluding words, what are keywords, what are graphs। ये जो basic knowledge है, ये आपको करीब करीब 2 months के आसपास का टाइम लगता है, जो मैं आपको phase 1 में सिखाऊंगा। phase 1 means you should have understanding of the basic hygiene। content की बात नहीं कर रहा हूं मैं अभी। basic hygiene of answer writing, it means the introduction should not be of 6 lines, 7 lines, 8 lines। मैंने देखा है बच्चा जैसे ही फाउंडेशन से बाहर आता है, फाउंडेशन में उसको ये लर्निंग नहीं मिलती है, तो वो 8 लाइन 10 लाइन, जो मैं प्राची हनी ऑल इंडिया रैंक 28 की बात कर रहा हूँ, उनकी कॉपीज में अंडरलाइन करके बताया गया था। जो साइंस ऑफ आंसर राइटिंग का हमारा बैच होता है, उसके अंदर हम बताते हैं कि इंट्रो कितना बड़ा लिखना है, कितना छोटा लिखना है, कितने टाइप का इंट्रोडक्शन होता है, तो वो मैं 2 महीने में आपको फर्स्ट डिस्कस करूंगा। मोर डिटेल्स मैं आगे बताता हूं, फेज बाय फेज समझाऊंगा। बट फर्स्ट फेज इज मोर अबाउट क्वांटिटी ऑफ वर्ड्स। एक 150 वर्ड्स के क्वेश्चन में, 10 मार्कर क्वेश्चन में कितने वर्ड्स लिखने चाहिए? क्या आप 180 लिख लोगे, क्या 190 लिख लोगे, या 120 में हो जाएगा? ऐसा तो नहीं है पर पेज 50 वर्ड्स ही आ रहा है। कैसे डायग्राम्स को इनकॉर्पोरेट करोगे? अलग अलग तरीके के डायग्राम्स कैसे हैं? अगर आप इस बार आंसर कॉपी देखेंगे बच्चों की, जिनके 450 460 के आसपास में नंबर आए, दे हैव इनकॉर्पोरेटेड बोथ। जैसे लास्ट ईयर या लास्ट टू लास्ट ईयर एक बच्चा था हमारे पास में, जिनकी रैंक आई थी 16, जो 2 ब्रदर्स थे जिनकी रैंक आई है, अयान जैन और अर्थ जैन 16, उनका एक आंसर राइटिंग का स्टाइल था, वो भी QEP के ही स्टूडेंट थे। वैसे ही एक बच्चे थे उनसे पहले, मेधा अनिल लगा लो या श्रुति शर्मा लगा लो, जिनके मार्क्स थे 494। हर बच्चे का अपना एक तरीका है आंसर राइटिंग का, बट बेसिक हाइजीन सबकी सेम है। मैं चैलेंज करता हूं आपको, अगर आप जाओगे, जिन भी टॉपर्स के 430 440 450 नंबर भी आए हैं, किसी का इंट्रोडक्शन 6 लाइन का नहीं होगा। बट एक फाउंडेशन के बच्चे को ये समझने में ही महीनों महीने लग जाते हैं, समझ ही नहीं आता है। तो पहले 2 महीने में मैं साइंस ऑफ आंसर राइटिंग की क्लासेस लूंगा। ये 6 क्लासेस होंगी, जो अपन 15 अप्रैल तक फिनिश करेंगे। दिस बैच इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप्रैल। टेम्पलेट की क्लासेस होंगी। टेम्पलेट हेल्प्स यू इनटू जनरेटिंग पॉइंट्स। द फोबिया ऑफ राइटिंग आंसर्स, द फोबिया ऑफ जनरेटिंग पॉइंट्स कैन बी डिक्रीज्ड फ्रॉम राइटिंग इन द फॉर्म ऑफ टेम्पलेट। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं टेम्पलेट बोलूं कि इंटरनल सिक्योरिटी के चैलेंजेस क्या हैं, या डिजिटलाइजेशन कैसे इंटरनल सिक्योरिटी के लिए चैलेंज है, या क्लाइमेट चेंज कैसे है, या ये ईरान इराक वॉर कैसे चैलेंज है इंडिया के लिए, कोस्टल रीजन्स के लिए, तो उसका एक टेम्पलेट बना लेंगे कि इस डायमेंशन में अपने को सोचना है। सो दिस इज द सेकंड कंपोनेंट, टेम्पलेट बेस्ड आंसर राइटिंग, जो अपन 15 अप्रैल ऑनवर्ड स्टार्ट करेंगे। फिर डेली वैल्यू ऐड का एक्सट्रैक्शन प्रैक्टिस करेंगे हम। ये डेली वैल्यू ऐड एक्सट्रैक्शन प्रैक्टिस क्या होता है? सो व्हाट डेली न्यूज़पेपर बेस्ड वैल्यू एडिशन इज दिस। जैसे ये है कि आप अपन को डेली न्यूज़पेपर से कुछ कीवर्ड्स निकालने हैं, कुछ पॉजिटिव कीवर्ड्स निकालने हैं, कुछ नेगेटिव कीवर्ड्स निकालने हैं, कुछ डायग्राम्स निकालेंगे अपन इससे, कुछ केस स्टडीज वगैरह निकालेंगे। दैट विल हेल्प यू टू इम्प्रूव योर बेसिक कंटेंट। तो ये अपन इस फर्स्ट फेज के अंदर ही करते चले जाएंगे। दिस नॉट अ वन टाइम एक्सरसाइज। आई विल टीच यू फॉर 15 20 25 30 गुड डेज, और उसके बाद डेली अपन को चलते चले जाना है अगले 3 4 5 6 महीने के आसपास तक। And third, next we have is 3 topper session. So I will ask these kids who got selected this year. मैं उनसे बोलूँगा कि आपके साथ में, बिकॉज उन्होंने QEP को एब्जॉर्व किया है, तो स्टूडेंट पर्सपेक्टिव से दे विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कि QEP को यूज कैसे करना है। दिस विल बी द फर्स्ट फेज, जहाँ क्वांटिटेटिव टर्म्स में यू विल अंडरस्टैंड कि भाई साहब इंट्रो कितना बड़ा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, क्या इस क्वेश्चन के 2-3 इंट्रो हो सकते हैं, क्या टॉपर्स कैसे लिखते थे, बिकॉज वी हैव टॉपर्स हैंड रिटन नोट्स ऑल्सो एज अ पार्ट ऑफ द QEP। ये जो बच्चों की मैं बात कर रहा हूँ, इन्हीं सब ने अपने आंसर्स लिखे हैं PYQs के। एंड देन वी हैव सम टेम्पलेट बेस्ड सेशन। आई गारंटी यू
कि टेम्पलेट के बाद आपको पॉइंट जनरेशन में कोई चैलेंज नहीं आने वाला है. दिस आई हैव टॉट टू टॉपर्स ऑल्सो एंड नाउ द स्टूडेंट्स ऑल्सो आर यूजिंग इट. सो पिट्स है, 4E चर्प, GF है, स्पेक्सिटी है. जैसे मैं आपको दिखाता हूँ कि मान लीजिए हम IR की बात करते हैं. वी आर टॉकिंग अबाउट इंटरनेशनल रिलेशंस. So when we have international relations, there are 4 different types of questions which UPSC is asking. One type of question is bilateral relations, India versus Bangladesh, India, Afghanistan, India, China, etc. and all. One type of question is international bodies से related एक question पूछ लेता है वो. अब मानो उसमें से एक, अगर मैं bilateral relations की problem आपकी solve कर दूँ कि मानो ये bilateral relations का question है, तो इतने bilateral relations के topic हैं जो relevant हैं exam perspective से. Let's assume. Now, if we go, this will be the template of international relations. Spec-CT अपन इसको बोलते हैं, क्लास में पढ़ लेंगे कैसे कैसे याद करना है. And then we have, this is for example India-China relations हो गया कि भाई साहब India-China relations में key data क्या क्या है. Then we have some specific keywords. जैसे अगर मैं चाइना की बात कर रहा हूँ तो string of pearls आना ही आना चाहिए. उसको काउंटर करने के लिए इंडिया क्या कर रहे हैं, तो नेकलेस ऑफ डायमंड आना ही आना चाहिए, सलामी स्लाइसिंग आना ही आना चाहिए. वैसे ही जब व्हेन वी टॉक अबाउट पाकिस्तान देन वी हैव स्पेसिफिक कीवर्ड्स. तो इसका मतलब ये स्पेसिफिक कीवर्ड्स क्या है, देन एक दो कोड्स हो गए वो, फिर की एग्रीमेंट्स क्या क्या हैं चाइना के साथ में, फिर दो अलग अलग इंट्रोडक्शन हो गए, ये इवोल्यूशन कैसा कैसा रहा है, एंड देन वी हैव कॉपरेशन में स्पेक्सिटी. तो आपको वही डायमेंशंस में लिखना है. देखो प्रॉब्लम है ही नहीं कंटेंट की, प्रॉब्लम कंटेंट बहुत अवेलेबल है मार्केट, एवरीबडी नाउ विल कम अप विद द कंटेंट. प्रॉब्लम उसकी नहीं है, प्रॉब्लम ही प्लेंटी की है. सॉल्यूशन क्या निकलेगा, इन अ सिस्टमैटिक वे हाउ टू एब्जॉर्ब दैट कंटेंट एंड राइट इनटू 150 वर्ड्स, क्वालिटी 150 वर्ड्स और पेपर कंप्लीशन. तो इसका मतलब अगर इस डायमेंशन में इस तरीके से अगर आप सोचेंगे तो आप एटलीस्ट आउट ऑफ 20 क्वेश्चन 7, 8, 9 और मे बी 10 क्वेश्चन इन ईच पेपर वी कैन सॉल्व थ्रू टेम्पलेट्स. जैसे एग्रीकल्चर का एक सवाल आना ही आना है, मतलब 4 आते हैं उसमें से 1 या 2 में टेम्पलेट लगेगा, इंटरनल सिक्योरिटी में लगेगा. तो वैसे ही करके आपको टेम्पलेट्स की मास्टरी करनी पड़ेगी. एक बच्चा था हमारे पास में, डॉक्टर आदित्य शर्मा, ऑल इंडिया रैंक 70, फर्स्ट अटेम्प्ट. उन्होंने टेम्पलेट को इतने ब्यूटीफुली एंड ही फेच 446 मार्क्स इन जीएस, इतने अच्छे से यूज किया था उन्होंने टेम्पलेट्स को, दैट विल हेल्प हिम इनटू अटेम्प्टिंग वन क्वेश्चन जो 10 मार्कर क्वेश्चन है, जो आपको 7-7.5 मिनट में लिखना होता है. ही वाज एबल टू फिनिश इन 5.5 मिनट्स. तो ये टेम्पलेट्स हैं जो आपको मास्टरी करने, चैलेंजेस इसका उल्टा कर देंगे, 2 वे फॉरवर्ड लगा देंगे और कंक्लूजन कर दिया. सिमिलरली गोज फॉर पाकिस्तान. सो व्हेन वी टॉक अबाउट पाकिस्तान वी हैव टू फोकस अबाउट आयरन ब्रदर्स, जो चाइना के साथ में उसका रिलेशन चलता है, क्रिकेट डिप्लोमेसी करना पड़ेगा अपने को, शिमला एग्रीमेंट. तो ये कुछ स्पेसिफिक कीवर्ड्स हैं आपके. स्ट्रैटेजिक साइलेंस इज ए जेनरिक कीवर्ड ऑफ IR, बट टॉपिक स्पेसिफिक कीवर्ड्स आपको लिखने पड़ेंगे. अगर आप यहाँ जाएंगे और टॉपर्स की कॉपी देखेंगे, जैसे मान लो अगर मैं यहाँ जीनिया की कॉपी देखता हूँ, तो ये जो सॉफ्ट सेक्युलरिज्म है ये एक कीवर्ड है. तो ये कीवर्ड की वोकैबुलरी आपको पता होनी चाहिए. तो ये कीवर्ड्स फर्स्ट वाला पार्ट के लिए लगाना है, जो मैं आपको बता रहा था कि स्टार्टिंग में अपन इन सारी चीजों पे ध्यान देंगे यार, ताकि क्वांटिटेटिव टर्म्स में आपको पता हो जाना कहाँ है. बिकॉज अदरवाइज पेपर कंप्लीशन तो हो भी सकता है, बट विद क्वालिटी पेपर कंप्लीशन नहीं करेंगे तो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट यू आर गोइंग टू फेच मोर देन 420, 430, 440 मार्क्स. Then will be the second phase of knowledge. This is exactly where we discuss, where there will be lot of classes in which there will be lot of themes. अगर मैं आगे जाऊं और आपको बताऊं तो ये वो थीम वाला फेज है कि जिसमें हम themes discuss करेंगे. And now we have added more themes. So these are the themes that we are going to discuss. तो पेपर 1 में अगर मैं बात करूं तो पेपर 1 में आपको करीब करीब 12 themes मिलेंगी covering history, polity and society. Similarly, in paper 2, we have polity, governance and IR. So there again will be approximately 12 themes. Then we have paper 3 in which 10 themes, and then we have paper 4 in which we have 5 themes, and in essay, they will take 5 themes in this. So this will be the QEP. We have added certain dimensions here this year, and we have added a lot of dimensions here. We have cut it short certain dimensions from here. We'll add more dimensions to climate change. इनकी 4-5 classes कराएंगे. सिमिलरली साइंस एंड टेक पे एक्स्ट्रा फोकस करेंगे. एथिक्स लास्ट ईयर किया था, थोड़ा और वैल्यू एड इसमें करेंगे. सो यहाँ ये सारी थीम्स अब हमने QEP में ऐड की हैं, सो दैट वी कैन टारगेट 500 मार्क्स इन GS, जो हमने लास्ट ईयर आपके साथ में डिस्कस किया था. सो
ये हुआ था भाई फर्स्ट फेज, देन सेकंड फेज नॉलेज जो मैंने आपको बताया, देन देयर विल बी थर्ड फेज एप्लीकेशन, टेस्ट लिखेंगे इसमें अपन। सो अप्रोक्सीमेटली 38 to 40 टेस्ट हैं। आप एक इंडिविजुअल टेस्ट सीरीज जो ज्वाइन करते हैं उसमें एप्लीकेशन नहीं कर सकते हैं। आप इंडिविजुअल टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, बट ना वो टेस्ट पूरा होगा तो वैल्यू ऐड नहीं मिलेगा, वैल्यू ऐड मिलेगा तो फीडबैक क्वालिटी नहीं मिलेगा। आपको कोई बताता ही नहीं। प्रॉब्लम जो मैं जिन बच्चों से मिलता हूं उनके साथ में जो डिस्कस करते हैं 3 अटेम्प्ट 4 अटेम्प्ट 5 अटेम्प्ट हो गए, प्रॉब्लम इज कि दे डोंट नो कि दिस आंसर इज बैड, बिकॉज एक इमोशंस के साथ खेलने का नया फेज शुरू हो गया है। हम ना नहीं बताएंगे, बच्चे को बताएंगे नहीं कि ये गलत है। और अगर हम बताते ही नहीं है बच्चे को गलत है, तो कहीं ना कहीं ऐसे टीचिंग में मुझे लग रहा है इस प्रोफेशन में हम गड़बड़ कर रहे हैं। आपको स्टूडेंट को नंबर ऑफ ईयर्स बचाने हैं, आपको उसको बताना पड़ेगा कि इस वे की आंसर राइटिंग करेगा तो अच्छा है, इस वे की आंसर राइटिंग करेगा तो गड़बड़ है, ताकि वो इंप्रूव कर पाए। आप देखिए ना जीनिया, आप इंडिपेंडेंट में जाके इनके सेशंस देखिए। एक तो टॉपर्स को, जब टॉपर किसी इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो इमोशंस हैवी रहते हैं, वो जो बोलते हैं और कोई इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म जैसे डीकेटी या कोई और प्लेटफॉर्म पे बोलेंगे वो अलग होगा। तो आप जेन्युइनली समझिए। अगर मैं जीनिया की बात करूं, व्हेन जीनिया केम मेट मी लास्ट ईयर विद हर मदर, मैम भी आए थे साथ में, शी हैड, उनको भी किसी टॉपर ने ही भेजा था। अगर वो आए थे हमारे पास में और उन्होंने मुझे आंसर दिखाया था, आई टोल्ड हर एक्सप्लिसिटली, देख बेटा ये ऐसा बहुत वाव नहीं जा रहा है, तो अपन को इस पे काम करना पड़ेगा। एंड शी जेन्युइनली वर्कड ऑन दैट। अगर हम बच्चे को बताएंगे ही नहीं कि ये पार्ट गलत जा रहा है, दिस इज ए फेलियर एट द लेवल ऑफ टीचर्स। जो हम में से बहुत सारे बाकी फ्रेटर्निटी इमोशंस में जाके बच्चे को बता ही नहीं रहा है। अगर मैं आपको डेली ये बोलूंगा कि हाँ सुबह 6 बजे उठ जाओ और 6 बजे दौड़ने चले जाओ, उससे आपका जो रनिंग स्टाइल है बढ़ जाएगा, फिर तो कोई भी बता देगा यार। आपको पिन पॉइंट करके बताना पड़ेगा बच्चे को कि यहाँ गड़बड़ कर रहा है, तो ये इंट्रो बढ़ा जा रहा है, ये टाइप ऑफ इंट्रो खराब है, ये बॉडी के कंपोनेंट्स खराब हैं, ये नंबर ऑफ पॉइंट्स कम हैं, यहाँ वैल्यू एडिशन नहीं है, यहाँ ओवर वैल्यू एडिशन है, ये कंक्लूजन सिमिलर चल रहे हैं उसमें। सो जब तक हम पिन पॉइंट करके मिस्टेक्स नहीं बताएंगे तो मुझे लग रहा है ये गड़बड़ है। और वो रिजल्ट जीनिया ने जेन्युइनली, नाउ यू हैव टू टेक एन एप्टीट्यूड लाइक किड लाइक जीनिया। आज भी वो रेफर करते हैं। अब भी अगर आप उनके डीकेटी के वीडियो देखोगे या इन पर्सन मिलोगे या कभी बात करोगे, शी जेन्युइनली फील्स गुड अबाउट इट, बिकॉज वो 2.5 महीने थे हमारे पास में। बस उस 2.5 महीने में अगर मैं नहीं बताऊंगा कि ये गलत और बोलूंगा तो बेटा सही जा रहा है, तो होगा क्या ना कि मैं पढ़ाता हूं तो हूँ 1500 2000 3000 बच्चे, उनमें से वो 50-60 बच्चे, वो तो हर बार रिजल्ट आता ही ना। इस बार भी 63-64 बच्चे क्यूपी से पास हुए हैं। वी वर टारगेटिंग 75, आई एम रियली सॉरी वो नहीं अचीव हुआ, बट शायद 64 बच्चे हमारे क्यूपी के इस बार पास हुए हैं। सिंगल कोर्स जो आंसर राइटिंग का कोर्स है। बट आपको ये तो किसी ने बताना ही पड़ेगा कि हाँ यार ये गड़बड़ चल रहा है, ये वे ऑफ आंसर राइटिंग इज नॉट गुड। सो थोड़ा मैं समझ पाता हूँ कि अगर प्री और मीन्स के बीच में आपके पास टाइम कम रहता है, बट अभी अगर आप 2027 टारगेट कर रहे हो, एटलीस्ट यू शुड बी ओपन फॉर गेटिंग अ फ्रैंक फीडबैक। कि पॉजिटिव वाली पॉलिश्ड बातें जो है वो आपका आंसर राइटिंग नहीं सुधारेगी। फिर अपने को रिग्रेट होगा कि कोई मुझे बता देता, फिर आप वीडियो यही देखते फिरेंगे कि 6 साल बाद टॉपर ने या किसी नॉन सेलेक्टेड कैंडिडेट ने वीडियो बनाया, काश मुझे कोई ये बात बता देता। अपने को उस फेज में नहीं जाना है भाई। प्लस अभी मैंने डिसाइड किया है कि मैं करीब करीब 7-8 घंटे के आंसर राइटिंग के जो वीडियोस हैं वो यूट्यूब पे भी डलवाऊंगा, पुराने वाली क्लासेस मर्ज करा के। एटलीस्ट पता तो हो बच्चे को कि कहाँ गलती कर रहे हैं आप। अभी तो मेजर प्रॉब्लम ये है, पता ही नहीं रहता, 3-3 4-4 साल आपके वेस्ट हो जाते हैं जब हमें पता ही नहीं है कहाँ जा रहे हैं। Anyways, coming back to this, the second phase of QEP in which we will have classes almost every alternate days. उन सारी थीम्स को क्लास में कवर किया जाएगा और उन थीम का कवरेज करने का स्टाइल क्या रहता है वो भी मैं आपके साथ में शेयर करना चाहूंगा। कि जैसे मान लीजिए ये QEP की एक थीम है हेल्थ, तो ये जो हेल्थ थीम है उसको 2 पार्ट्स में तोड़ा जाता है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। व्हेन वी टॉक अबाउट पार्ट बी, सबसे पहले तो PYQ का एनालिसिस करते हैं हम। PYQ का एनालिसिस का मतलब ये है कि कौन कौन से क्वेश्चंस हेल्थ केयर से पूछे हुए हैं। ये तो सिंगल लिस्टिंग है। अब इस लिस्टिंग को एक एनालिटिकल फॉर्म में भी तो समझाना है, तो इन सब को तोड़ा जाता है इस फॉर्मेट में कि व्हेन वी टॉक अबाउट हेल्थ एज अ थीम, द क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड फ्रॉम हेल्थ केयर एज अ सब थीम। Then we have nutrition as a sub-theme, health and technology, and health infrastructure related questions. So these 4 sub-themes can be asked by UPSC in this. And then there will be PYQ analysis, some sub-themes I'm going to list here, and then the expected questions. ये होगा PYQ को एनालाइज करने का स्टाइल। सिर्फ लिस्टिंग ऑफ PYQ करके देखेंगे क्या आप, उसको एक एनालिटिकल वे में आपको एनालाइज करना पड़ेगा, तभी तो प्रिडिक्ट कर पाएंगे।
जैसे मान लो अभी क्वेश्चन आया हुआ है पॉवर्टी एंड हंगर का, तो हंगर एंड एजुकेशन का आ सकता है क्या, तो वो आपको एनालाइज करना पड़ेगा। तो ये हम जा रहे हैं, जब जैसा मैंने आपको बताया, फर्स्ट वी आर गोइंग टू हैव पीवाईक्यू एनालिसिस, एक्सपेक्टेड थिंग्स, देन प्रायोरिटी challenges, then nutrition challenges, and the new component which has been added, we have added it. जैसे सर्वे ने कवर किया था अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड, आ भी गया था। मेंटल हेल्थ केयर पे क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, नहीं आए हैं अभी तक। फिर नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, वन हेल्थ इज एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017, 10 साल पूरे होंगे तो आ सकता है। एंड अदर इंपॉर्टेंट माइक्रो डायग्राम्स। तो ये करीब करीब 20-25 पन्ने की आपको एक बुकलेट मिलेगी। इसके अलावा आपको हेल्थ केयर में कुछ नहीं पढ़ना, जो भी पढ़ना, अगर कुछ पढ़ा है तो वो उठाना है, फाड़ना है और इसी में ऐड कर लेना है। तो ये आपको रिवाइज करके जाना पड़ेगा ये हेल्थ केयर के टाइम पे। जैसे अगर ये टेढ़ा करके एक डायग्राम बनाया हुआ है कि मान लो चैलेंजेस हैं हेल्थ केयर के, तो वी विल डिवाइड हेल्थ केयर चैलेंजेस और हेल्थ केयर इनटू वेरियस पार्ट्स। कि हेल्थ केयर में क्या आता है, एनसीडीज आते हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, ओल्ड एज आता है, जेरियाट्रिक हेल्थ केयर आता है, मैटरनल हेल्थ केयर आता है, पब्लिक हेल्थ केयर आता है। सबके चैलेंजेस एक साथ ही पढ़ लेंगे। तो यहाँ अपन एक टेम्पलेट लगा देंगे, उसी टेम्पलेट में सेट कर लिया सारा डेटा। तो ये आपको कुछ कुछ जुगाड़ करके पढ़ना पड़ेगा, अदरवाइज इट इज वेरी डिफिकल्ट टू स्कोर वेरी हाई मार्क्स इन जीएस। तभी तो बोलते हैं कि आप 400 प्लस लाना चाह रहे हैं तो बहुत मेहनत का गेम है, 450 लाना चाह रहे हैं मेधा आनंद इसमें तो और भी मुश्किल गेम। तो फर्स्ट पार्ट में वैल्यू एडिशन मिलेगा आपको। जो पार्ट है वो बुकलेट होगी, उसमें कुछ फैक्ट्स ग्राफ्स होंगे। ये फैक्ट्स ग्राफ्स वापस से बनाए हैं हमने, लास्ट ईयर के नहीं है, इनको चेंज किया गया है बिकॉज न्यू डायमेंशंस ऐड किए गए हैं। तो जैसे ट्रिपल डिजीज बर्डन हमें दिखाना है, कहीं डायग्राम आ गया, बना गया, तो यहाँ पे चलेगा। ये न्यू डायग्राम्स हमने ऐड किए हैं, प्लस नेक्स्ट इन्हीं डायग्राम से रिलेटेड आपको क्लास में प्रैक्टिस कराते हैं। जैसे मान लो डॉक्टर डेंसिटी है, तो वो हमने आपको यहाँ क्लास में, आप यहाँ डायग्राम्स बनाएंगे, तो मैं आपको 10 मिनट्स के आसपास में देता हूँ क्लास में बनाने के लिए। जैसे ये कीवर्ड्स है, तो कीवर्ड्स कहाँ यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे, वेयर ऑल वी कैन यूज इट। फॉर एग्जाम्पल वी आर टॉकिंग अबाउट हिडन हंगर, तो हिडन हंगर ही क्यों होगा, हिडन वायलेंस भी तो हो सकता है। तो वो क्लास के ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस हैं जो अपन क्लास में डिस्कस करते हैं। कीवर्ड्स पढ़ाने के बाद बच्चा ये आपको प्रैक्टिस के लिए दिया जाता है कि न्यूज़पेपर से आप यहाँ लिख लेंगे, ताकि हेल्थ केयर सब एक ही जगह आपका इकट्ठा हो जाए। वैसे ही फॉर्मूलेज हैं जो मैं आपको इन टॉपर्स की कॉपी में दिखा रहा था, कि ये जो फॉर्मूलेज आए कहाँ से आएंगे, कहीं से तो सोचना पड़ेगा आपको, कहीं तो वैल्यू ऐड करेंगे आप इनका। तो उसकी प्रैक्टिस कराता हूँ मैं इसमें, कि ये नए नए तरीके के फॉर्मूलेज हैं, कैसे बना सकते हैं आप। फिर ये क्लास के अंदर प्रैक्टिस होती है, वैसे ये केस स्टडीज आते हैं। वैसे ही इकोनॉमिक सर्वे का डेटा है, इसमें आपको मिलेगा कि कौन कौन से इकोनॉमिक सर्वे में इससे रिलेटेड कोई नए इंडाइसेस आए हैं हेल्थ केयर से रिलेटेड, वो कवर कराते हैं हम। कुछ इंटरनेशनल केस स्टडीज हैं डायरेक्टली मेंशन करने के लिए आपको। स्पीचेस हैं, पीएम साहब की स्पीचेस हैं, प्रेसिडेंट स्पीचेस हैं, वहाँ से क्या नया टेक्स्ट निकल के आया है। तो ये सारी चीज़ें आपको पार्ट 1 में मिलेंगी। प्लस अब एक नई चीज़ हमने ऐड की है, करंट अफेयर्स। कि ये जो मैं आपको 4 फेजेस बता रहा हूँ, इसमें जो लास्ट फेज है वो करंट अफेयर्स का ही है। कि मैं इसमें जहाँ 100 मेन टॉपिक्स और 500 माइक्रो टॉपिक्स कवर कराऊंगा, तो अब आपको क्यूईपी के अंदर ही करंट अफेयर्स मिल जाएगा, तो आपको और कहीं जाने की जरूरत ही नहीं। तो फर्स्ट फेज में अपन क्वांटिटी समझेंगे, सेकेंड फेज में हम उसकी क्वालिटी बढ़ाएंगे नॉलेज में, जहाँ क्यूपी की क्लासेस होंगी। थर्ड में उसको टेस्ट में इंप्लीमेंट करेंगे, डेली टेस्ट है। यहाँ पर भी आपको डेली जूम पे आके ऑनलाइन मेरे साथ 1-2 क्वेश्चंस लिखने हैं। यहाँ पे आपको 7 क्वेश्चंस लिखने हैं डेली, और वीकेंड पे आपको 20 क्वेश्चंस का टेस्ट देना है। सो देयर विल बी सम रफली 40 टेस्ट के आसपास में। और यहाँ अपन आपको वैल्यू ऐड कराएंगे करंट अफेयर से। सो दिस विल बी द 4 फेजेस। अगर मैं फर्स्ट फेज पे आता हूँ, जो पहला फेज है, पहले फेज के अंदर क्या है, प्रिपेयर द बेसिक मिनिमम हाइजीन, जो अपन 15 अप्रैल तक फिनिश कराएंगे। तो 6 लाइव क्लासेस लेंगे अपन, प्लस ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंट्रोडक्शंस एंड ऑल के सेशन है। तो अगर मैं आपको यहाँ से समझाना चाहूँ, तो ये मैं फर्स्ट फेज में आपकी क्लासेस लूंगा 15 अप्रैल तक। साइंस ऑफ आंसर राइटिंग की जो क्लासेस हैं, 100 एक ऐसा कोर्स है जिसको यूपीएससी रैंक 1 ने भी यूज करके अपने दोस्तों को भी बहुत सारा रेफर किया है। मैं बात कर रहा हूँ शुभम की। फिर ये जो फर्स्ट फेज का सेकंड कंपोनेंट है, जो 15 अप्रैल से स्टार्ट होगा अपन और 30 अप्रैल तक चलाएंगे, यहाँ अपन टेम्पलेट करेंगे। इन टेम्पलेट्स वाले पार्ट को आप फिल करेंगे। एक दिन मैंने आपको पढ़ाया, नेक्स्ट डे आपको उसको फिल करना है जूम पे मेरे साथ लाइव, फिर आप उसको अपलोड करेंगे। ये लास्ट ईयर के जो बच्ची थी हर्षिता रैंक 2, ये उनकी टेम्पलेट है, उन्हीं की हैंड राइटिंग, उन्होंने ही फिल किया था जब वो स्टूडेंट थे। तो उसी टेम्पलेट में फिर वैल्यू ऐड है, ये रॉ है जो आप स्टार्टिंग में सीख रहे होंगे,
उसके बाद उसी में ही अपन ग्राफ ऐड करेंगे, उसी के अंदर कुछ एक्रोनिम्स ऐड करेंगे, 3S 3D एटसेट्रा। ये आपको अपलोड करनी है पोर्टल पे, वहाँ आपको ऑडियो फीडबैक देते हैं हम लोग। फिर ये नेक्स्ट जो फेज मैं आपको बता रहा था, थर्ड सब कंपोनेंट, मतलब फर्स्ट फेज का थर्ड पार्ट, जिसमें अपन वैल्यू ऐड करेंगे इन 2 महीनों में। क्या है इसके अंदर भाई, न्यूज़पेपर से अपने को एकेडमिक कीवर्ड्स निकालने हैं, फैक्ट्स, ग्राफ्स, जो मैं आपको डायग्राम दिखा रहा था इस तरीके से। बिकॉज ये एक बार आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं प्री पर्सपेक्टिव से, आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं डायमेंशन पर्सपेक्टिव से, वो तो मंथली मैगजीन में मिल ही जाएगा, कोई भी दे देगा, हम भी दे देंगे। प्रॉब्लम ये है कि ये जो नए कीवर्ड्स आए हैं, जैसे वर्चुअस साइकिल ऑफ डैश, तो अब वर्चुअस साइकिल ऑफ, इस बच्चे ने तो सिक्योरिटी एंड प्रॉस्पेरिटी यूज किया है, बट वी कैन जनरेट मोर वर्चुअस साइकिल ऑफ हेल्थ केयर एंड या वेलनेस एंड प्रॉस्पेरिटी। तो ये आपको न्यूज़पेपर से नया कीवर्ड, नए डायमेंशंस निकालने, तो वो आप एक पेज बनाएंगे बस, जो भी आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं उसमें से ये एक पेज निकाल लिया, कुछ पॉजिटिव कीवर्ड, नेगेटिव, कोई एक दा केस स्टडी, कुछ एक दो रिमार्क्स और एक डायग्राम। तो ये न्यूज़पेपर से जो आप एडिटोरियल्स पढ़ते हैं ये निकालने हैं आपको। इसी टाइम पे मैं आपको आंसर राइटिंग भी सिखाना शुरू करूंगा 1 मई से। तो आपको जो डेली न्यूज़पेपर मिलता है उसका एडिटोरियल की समरी मिलेगी, उस एडिटोरियल समरी से एक क्वेश्चन मिलेगा, वो क्वेश्चन आपको लिखना है इसी एडिटोरियल की नॉलेज से, वो डेली लिखना है आपको मेरे साथ में, वो जूम कॉल पे लिखा जाएगा, सामने सामने लिखेंगे अपन। ऑफ कोर्स एक क्वेश्चन लिखने में अगर 10 मार्कर में एग्जाम में 7.5 मिनट्स मिलते हैं अप्रोक्सीमेटली, तो अपन स्टार्टिंग वी विल स्टार्ट फ्रॉम 15 मिनट्स के आसपास, बिकॉज 2027 पे लिखना बहुत नए बच्चे होंगे, जस्ट फाउंडेशन पास किया होगा, फाउंडेशन में 5-6 महीने ही हुए होंगे। तो आई टोटली अंडरस्टैंड यू आर ऑलमोस्ट अ न्यू किड फ्रॉम यूपीएससी पर्सपेक्टिव, सो टाइम हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा लगाएंगे इसमें। जैसे अगर 15 मार्कर क्वेश्चन है तो अपन को 25 मिनट के आसपास में लिखना, आप लिखेंगे, इसको आपको अपलोड करना है, डेली आंसर्स मेरे साथ में लिखने हैं, यहाँ आपको बेस्ट आंसर की कॉपी मिलेगी। तो ये आपको 1 महीना फिर डेली आंसर राइटिंग करना है। अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपके बेस्ट आंसर्स नहीं आएंगे, बट अपने को आइडिया हो जाएगा ना कि आंसर्स बेस्ट लिख कैसे रहे। क्योंकि बेस्ट कॉपीज अपलोड होती हैं तो आपको ये भी पता होगा कि आपके बैच में अच्छा बच्चा कौन लिख रहा है, कैसे लिख रहा है, किस डायरेक्शन में जा रहा है। ये पुराने कुछ बच्चे हैं हमारे जो हमसे एसोसिएटेड रहे हैं, आदित्य श्रीवास्तव रैंक 1, ये इनके ऐसे की कॉपी है शायद, एथिक्स की कॉपी है शायद, तो एथिक्स की है या डोमिनेंस, डी डॉलराइजेशन और ग्लोबल इकोनॉमी, नहीं, इन्होंने जो ये डायमेंशंस लिखे हैं, ये कीवर्ड्स कैसे, जैसे डॉलर हेजिमनी है, ये कीवर्ड्स कहाँ से निकाले हैं इन्होंने। ये जो वैभव आनंद शर्मा एक बच्चे हैं हमसे जो पढ़े थे पहले, 58 रैंक आया था इनका, बहुत ही बढ़िया बच्चे हैं, ऑफिसर भी बहुत अच्छा फीडबैक है इनका। ये इन्होंने जो अपने नोट्स बनाए थे उसमें डायग्राम्स बना रखे थे। ये डायग्राम बनेंगे कहाँ से, फाउंडेशन में थोड़ी सिखाता है कोई, तो इसका मतलब पोस्ट फाउंडेशन यू नीड सम कंटेंट फ्रॉम विच यू कैन जनरेट दिस वैल्यू एडिशन। दिस वी आर गोइंग टू डू इन द न्यूज़पेपर बेस्ड वाला फेस। तो ये हम पहले ही बना के रख लेंगे ताकि आपका पढ़ने का स्टाइल ही चेंज हो। ये जीनिया की आंसर कॉपी है, माइक्रो डायग्राम है, कीवर्ड्स हैं, ये सब आपको यहाँ से सीखने हैं। या सिम्मी की आंसर कॉपी है, ओवर रेगुलेटेड, अंडर गवर्न, मैसिफिकेशन ऑफ एजुकेशन, डिग्री शॉप्स, ये कीवर्ड्स अपने को यहाँ से निकालने। फिर शुरू होता है सेकंड फेज, जहां मैं आपका कंटेंट इंप्रूव कराऊंगा। यहाँ क्वांटिटी, लिखने का स्टाइल, स्ट्रक्चर, खांचा बना दिया अपन ने। Now this is where we are going to discuss 50+ क्लासेस होंगी इसके अंदर, और ये 4.5 महीने के आसपास का फेज है। उन 4.5 महीने के अंदर मैं आपका कंटेंट इंप्रूव कराऊंगा फॉर बोथ पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4। ये वो फेज है जो आपके 50 नंबर इंक्रीज करेगा, 50 मार्क्स इन जीएस। ये थीम्स हैं, एज आई टोल्ड यू, दीज आर द थीम्स विच वी आर गोइंग टू डिस्कस। नाउ इसके बेसिस पे, इन थीम्स के बाद में आपको टॉपिक्स मिलेंगे, जो एक्सपेक्टेड टॉपिक्स हैं जिन पे अपने को 1 पेजर बनाने हैं। इसके साथ साथ अपन टेम्पलेट पढ़ चुके हैं, उन्हीं टेम्पलेट को यूज करते हुए अपने को वो जैसे पिट्स हैं, चैलेंजेस हैं, तो अपन उन्हीं टेम्पलेट को यूज करते हुए आपको आंसर्स में इनकॉर्पोरेट करना है। तो वो मैं आपको यहाँ पे सिखाऊंगा सेकंड फेज। सेकंड फेज विल बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेजेस, बट अनलेस एंड अंटिल यू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स, सेकंड फेज को उतने अच्छे से यूज नहीं कर पाएंगे आप। फिर आएगा थर्ड फेज। थर्ड फेज एप्लीकेशन है, टेस्ट वाला जो फेज है जो मैं आपको बता रहा था। टेस्ट वाले के अंदर 3 पार्ट है भाई, एक डेली 7 क्वेश्चंस, मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे ऑफ रहता है, संडे को 20 क्वेश्चंस लिखने हैं। ऐसा करके कवर कराएंगे, 8 हफ्ते के आसपास में चलता है, और उसके बाद में फुल लेंथ के टेस्ट होंगे।
ये नवंबर दिसंबर में फिनिश करेंगे, देन यू विल स्टार्ट फ्रॉम द प्रीलिम्स। और उसके बाद जो नेक्स्ट फेज होगा फेज 4, वो आपके नेक्स्ट ईयर प्रीलिम्स और मेंस के बीच में होगा। अपन टेस्ट वेस्ट लिख के सब फिनिश कर गए होंगे, तो यहाँ पे आपके सिर्फ 4 टेस्ट होंगे, फाइनल 5 टेस्ट ऐसे को इंक्लूड करके, और करंट अफेयर्स की कंपोनेंट्स होंगे। करंट अफेयर्स की यहाँ पे मैं एक्स्ट्रा क्लासेस दूंगा, आप वो अटेंड कर सकते हैं और उसके हैंडआउट्स आपके साथ में कवर करेंगे। तो 100 प्लस मेजर टॉपिक्स होंगे करंट अफेयर्स के, 500 माइनर टॉपिक्स होंगे स्मॉल वाले, एंड वी विल रैप अप बाय जुलाई एंड। ये कुछ करंट अफेयर्स के कंपोनेंट्स हैं, जैसे एससीओ है, इंडिया चेयर है एससीओ का, तो एससीओ से रिलेटेड क्वेश्चन यू कैन एक्सपेक्ट। तो इतने डाइवर्सिफाइड डायमेंशंस में अपन इसको कवर करेंगे। ये हो गया फिनिश क्वालिटी एनरिचमेंट प्रोग्राम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो मैं आपको डिस्कस करना चाह रहा था आपके साथ में। ये जो हेल्थ से रिलेटेड हैंडआउट है ये हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा ये टेम्पलेट हैं जो मैं आपको बता रहा था, ये पिछले बार के बच्चों ने भरे हैं, अलग अलग टाइप के टेम्पलेट हैं, और उन टेम्पलेट्स को ऐसे फिल करना है अपने को, जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो दिस इज व्हाट द टेम्पलेट फिलिंग अप्रोचेस। तो ये वो टेम्पलेट्स हैं, अलग अलग टॉपिक्स में अपन इनको फिल करेंगे, एक टेम्पलेट 10 टॉपिक्स। तो ये वाला पार्ट अभी अगले 2-2.5 महीने अपने को फिनिश कर लेना है यहाँ, ताकि अपने को 1 पेजर बनाते टाइम पता हो। तो आपसे 1 अप्रैल को मिलते हैं फिर इन आवर फर्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच, इट्स अ लॉन्ग जर्नी 2027, आई टोटली अंडरस्टैंड, बहुत दूर है, बट ये सीखने में, ये जो आपको आंसर कॉपीज दिख रहे हैं, एक दिन में जीनिया नहीं बनते हैं, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। बहुत ही डेडिकेटेड और मेहनती बच्चों में काउंट होता है जीनिया, मतलब बहुत बहुत मेहनती बच्चा है। तो अगर आपको अच्छी रैंक लानी है, अच्छा मेहनत करना है, तो कम से कम पढ़ना तो पड़ेगा, ये पक्की बात है। आप क्यूपी ज्वाइन करें, किसी एबीसीडी में जाएं, जैसा करना है वो आप करें, बट 2027 आपको अभी देख के लग रहा होगा बहुत दूर है, बहुत दूर नहीं है वो, फेज आ ही गए हैं, बस ऐसे कट जाते हैं 5-6 महीने, और 5-6 महीने के बाद आपको फिर प्री का डर लगने लगेगा, नहीं लगेगा तो लोग लगवा देंगे, लाइब्रेरी में हर कोई प्री पढ़ रहा होगा। हम सब तो सक्सेस स्टोरीज गिनाते हैं ना, बस फेलियर स्टोरीज तो आपको खुद जीनी पड़ती हैं। बहुत सारे बच्चे होते हैं, बस वो एक कोई इमोशनल मैसेज आ जाएगा, दैट्स इट। तो इसका मतलब आपको प्री कब स्टार्ट करना है वो आपको खुद डिसाइड करना है, बट फोमो हो जाता है, तो बच्चा सितंबर अगस्त ही लग जाता है, बोलता है कि अगर प्री नहीं हुआ तो फिर सब वेस्ट है। सही बात है, सब वेस्ट है वो, बट अगर मेंस नहीं हुआ तो और वेस्ट है ना। फिर आप एक झूठी ख्वाब में भी बैठे हुए हैं, वैल्यू ऐड कैसे करेंगे, बढ़ाएंगे कब, इंप्रूव कैसे करेंगे। तो वो आपको एक बैलेंस्ड सा प्रिपरेशन का वो रहता है। अब वो बैलेंस प्रिपरेशन को बिगाड़ देते हैं अपने इंडिविजुअल गेन्स की वजह से कुछ लोग। एनीवेज, लेट्स नॉट कमेंट ऑन दैट। बट ये 2027 आपको आंसर राइटिंग अगर सीखनी है तो बहुत दूर का फेज नहीं है। मेरे बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब पे वैसे भी अवेलेबल हैं, अगर आप वहाँ से भी सीखना चाहें तो जस्ट आप सर्च करेंगे, वहाँ पे मिल जाएगा आपको आंसर राइटिंग के कुछ पार्ट। क्यूपी में एनरोल करना चाहें तो यहाँ कर सकते हैं। बहुत सारे टॉपर ऐसा तो नहीं है कि अगर टॉपर्स इसमें एनरोल कर रहे हैं तो उन्हें इसका सिग्निफिकेंस नहीं पता होगा, और ऐसा भी नहीं है कि क्यूपी से पढ़े हुए बच्चे पास नहीं हो रहे हैं। वो कॉल आपको लेनी है कि क्या आपके लिए बेस्ट है, कि क्या खुद से पढ़ाई हो जाएगी, खुद से आंसर राइटिंग हो जाएगी, या फिर किसी को एक्सटर्नल आउटसाइड आपको इसके लिए किसी को मोटिवेशन कह लो, सीखना कह लो, लर्निंग कह लो। प्राची की तरह फर्स्ट सीट पर बैठ के अगर टीचर पढ़ाता है तो ज़्यादा समझ में आता है, वो आपको अपनी खुद की कॉल लेनी। तो 1 अप्रैल को मिलते हैं बेटा। थैंक यू।